वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। हम अभी चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। और ये कौन सा सिलेबस है हमारा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिल्कुल सही। मुझे लगा कि इतने दिन के ब्रेक के बाद आप कहीं भूल तो नहीं गए हम लोग कौन से सब्जेक्ट को डील करते थे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें हमें जो अगला टॉपिक करना है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड देयर रोल इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, ठीक है। ये तो दिया गया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो कैसे हेल्प करती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब हम उससे पहले समझते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, ठीक है। तब ना हम समझेंगे इनका रोल कैसे हो सकता है, फिर हम अपने आप उसे क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या नहीं है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो सब हम खुद डिसाइड करेंगे पहले। लेकिन पहले उससे पहले हम देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। देखो, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। आप इसे हो सके तो उसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। An institutional investor is a company or organization that invest money on behalf of other people. अभी ये क्या बात हुई? मतलब मेरे जगह पर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है रिलायंस में, तो वो मेरे जगह वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब ये कोई एक पर्सन है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कंपनी है जो ये हमारे जो हमारा काम है और जो मेरे बीच की कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना था, वो उनके बीच में आती है कहीं? बिल्कुल सही। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो आपसे पैसा लेती तो है और वो इन्वेस्ट करती है। लेकिन बस एक डिफरेंस है कि आप जिस चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। शेयर्स में तो करना है, लेकिन कौन से शेयर्स में करना है? मुझे करना है सिर्फ रिलायंस में। और आप चाहते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को दूँ और ये कर दे, तो ये भी हो सकता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का उस समय नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉक ब्रोकर। वो वो भी हमें और हमारे जो शेयर मार्केट है उसके बीच में काम करता है, ठीक है। और उसे एक स्मूथ प्रोसेस बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, ये हो गया, ये हम समझ गए। लेकिन तब आप मुझे ये तो बताओ मैम कि इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते थे? अच्छा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक लेमैन है जिसको शेयर्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट बहुत होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या सिक्योरिटीज़ है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं पता, ठीक है। एकदम लेमैन है, लेकिन उसके पास पैसा है और वो उस चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल सही है। तो अब वो इंसान क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, एक कंपनी के पास जाता है ये, ताकि, और वो अपने नीड्स के बारे में बताता है कि वो बोलता है कि मिस एक्स वाई जेड, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन, मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, आप मुझे सजेस्ट करो, आप मुझे हेल्प करो, मैं कैसे करूँ, इस पैसे को शेयर मार्केट में कैसे डालूँ? तो ये बोलता है कि अच्छा, आप एक काम करो, मुझे ये पैसे दे दो, मैं इससे इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स दे दूँगा। आप समझ रहे हो इसका प्रोसेस क्या है? इस ये कहा गया इस एग्ज़ाम्पल में वो एक्स वाई ज़ेड कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आगे इन्वेस्ट करूँगा और जो भी रिटर्न आएगा मैं आपको पैसे दे दूँगा, आपके रिटर्न्स, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे दे दूँगा और आप चिंता मत करो, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। तो लेमैन बोलता है कि हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छी आइडिया है कि आप मेरे जगह इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप मेरे जगह कर दो। ठीक है, ये भी हो गया। तो अच्छा, ये बताओ मुझे कि तब आपको ये चीज़ समझ आया, ये प्रोसेस क्या हुआ कि मुझे तो यहाँ करना था, ये ऑर्गेनाइजेशन बीच में आई, इसने भी वही किया जहाँ जहाँ मुझे करना था, और जो भी पैसे आए उसको मुझे दे दिया। अच्छा, ये चीज़ आपको एक चीज़ का रिमाइंड करवा रही होगी, क्या म्यूचुअल फंड आपने कभी इन्वेस्ट किया है? ज़रूर, अगर आपने नहीं किया तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करो। देखो, क्योंकि वो ऐसी ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसी ही ये कॉन्सेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड का, वो भी यही काम करता है बिल्कुल, कि आपसे, आपके पास, आपको जानकारी नहीं है शेयर मार्केट का, तो वो आपसे पैसे लेती है
और आगे इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, आपको जो भी रिटर्न आता है वो आपको आपके तक पहुँचाती है। ठीक है। और आप अच्छा मैडम आप मुझे ये बताओ कि ये आपको कैसे पता है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन क्योंकि मुझे तो शेयर मार्केट में ही करना था, लेकिन हो सकता है म्यूचुअल फंड कहीं और कर दे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि वो अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं कि हम इतना शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे इस स्कीम को, इतना डेट में इन्वेस्ट करेंगे इस स्कीम को। ठीक है। और भी स्कीम्स होते हैं जहाँ पे दोनों में कर सकते हैं, कुछ पैसे इसमें कुछ पैसे डेट में। कुछ स्कीम्स होंगे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो वो खुद फॉर्मुलेट करते हैं, और जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पैनल के, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनको लाया जाता है ताकि वो इस चीज़ को समझे और जो हमारे पैसे हैं उसे सिक्योर करे और हमें अच्छी खासी एक रिटर्न दे दे। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, देखो पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आपसे पैसा लेकर इन्वेस्ट करती है और आपको रिटर्न वापस आपकी पैसों की रिटर्न को देती है। फॉर दैट रीजन आर कंसिडर टू बी द बेयर्स ऑन द वॉल स्ट्रीट। ये तो अमेरिका की बात हो गई, लेकिन हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में से समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपके पास सिर्फ अपना पैसा है तो वो बहुत एक लिमिटेड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास आज बहुत अच्छी कमाई होगी, तो जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब सोचो कि आप एक हाउस होल्ड हो, आपके घर में बहुत सारे लोग कमाते हैं, तो आपके पास समझो आ गए 10 लाख रुपए। तो आप इतने बड़े अमाउंट से तो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ 10 लाख रुपए से? तो ये 10 लाख, अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो 10 लाख बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे कहा जाए कि ऐसे 10 हाउस होल्ड मिलकर अराउंड 1 करोड़ रुपए जमा करें और फिर इन्वेस्ट करें, तो क्या हमें बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं? बिल्कुल सही, एकदम आप सही समझ रहे हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर म्यूचुअल फंड बना, और म्यूचुअल फंड ऐसे ही क्या करता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों से 500 करके, 1000 करके, बहुत स्मॉल अमाउंट्स में पैसे लेते हैं। तो इस हिसाब से उसके पास एक बहुत बढ़िया पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जमा हो जाती है। कई बार 100 करोड़ हो गया, एग्जाम्पल ले लो, 1000 करोड़ जमा हो गया। तो अब उस चीज़ को इन्वेस्ट जब करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपकी कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया फंडिंग हो गई। ठीक है। और इनके पास बहुत सारे राइट्स हो गए क्योंकि उन्होंने शेयर्स में आपके इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी चीज़ को यहाँ बात की गई है कि अगर आपके पास वोटिंग राइट्स है और आप इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास जो वोटिंग राइट्स आती है तो उससे वो क्या चेंजेस ला सकते हैं, मतलब क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको इनकरेज कर सकते हैं कि आप और बढ़िया से काम कर लो, या फिर कोई बढ़िया कॉरपोरेट पॉलिसीज लाओ, कॉरपोरेट गवर्नेंस लाओ। तो वो सब चीज़ों को इसमें बताया गया है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। ये चीज़ दी गई है क्या है, व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर ये बताया गया है काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर अब यहाँ बताया गया है क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, करेंगे करेंगे और बढ़िया चेंजेस, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। क्या लिखा हुआ है पहले ये देखते हैं। देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है। दोनों में एक अभिन्न एक रिश्ता है। The corporate governance practices followed by the company are very important to determine the number of institutional investors who would like to invest in the firm and the extent to which they would like to invest. ठीक है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं थी कि जो हमें समझना है। अब हमारा आता है यहाँ कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स। अब मेन कॉन्सेप्ट्स आप मैम क्यों ऐसा कह रहे हो कि ये मेन कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि ये आप एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। चलो सही है। दूसरा क्या है, तो हमारा इस सीरीज में, इस चीज़ में, इस टॉपिक में मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या आया कि 1-to-1 मीटिंग्स। ये क्या कहता है हम समझते हैं। ठीक है। ये कहता है कि देखो, आप जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उनके पास एक अच्छा खासा स्टेक होता है।
उस स्टेक पर उनकी आवाज़ को सुना जाता है, उनकी वॉइस कैन बी हर्ड। ठीक है, अगर आप 10 शेयर रखते हो तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, लेकिन सिंस इनके पास अच्छा खासा स्टेक होता है, इनके पास अच्छी वोटिंग पावर रहती है, तो इनकी जो बात है वो अपनी बात को रख सकते हैं और मैनेजमेंट को सुनना पड़ता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है। The meetings between institutional investors and companies are extremely important as means of communication between the two parties. This is one clear example of the way that individual investors are at a disadvantage. Two institutional investors, as corporate management, will usually only arrange such meetings with large investors who are overwhelmingly institutional investors. The company will usually arrange to meet with its largest institutional investors on a one-to-one basis during the course of the year. देखो, ये चीज़ को बताई गई है, कहाँ पे ये चीज़ को बोला गया। ये अगर आपने रेज़ोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अगर आप साथ में पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें कहा गया है कि अगर एक सिंगल पर्सन जाके बोलता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं आपकी इस डिसीजन से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, तो उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर, जैसे हमने पहले ही कहा कि इनके पास अच्छे खासे स्टेक्स है, इनका वॉइस कैन बी हर्ड, तो इस केस में क्या होता है कि इनकी बात को सुना जाता है, इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि इनको वन टू वन, मतलब आप समझो कितनी इनकी वैल्यू है कि वन टू वन इनसे मीटिंग किया जाता है। मतलब एक तरफ इन्वेस्टर है, एक तरफ कंपनी के मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट या फिर आप ले लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बैठते हैं, इतनी इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। वोटिंग शेयर, ये क्या कहता है? द राइट टू वोट इज अटैच टू द वोटिंग शेयर। ठीक है, आपके पास शेयर्स है तो आपके पास वोटिंग मिल जाती है आपको। इज अ बेसिक prerogative of share ownership and it is particularly important given the division of ownership and control. वोटिंग राइट्स बहुत ही ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि देखो कंपनी में मैनेजमेंट और जो उनके ओनर्स हैं वो अलग होते हैं। ओनर्स को डे टू डे मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती और जो मैनेज करते हैं वो ओनर्स नहीं होते। तो आपके पास अगर वो राइट टू वोट है ना, तो आप उस चीज़ को एक्सरसाइज करके बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हो। वही चीज़ कही गई है कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आप अपनी आवाज़ उठाओ, आप एजीएम में जाओ, आपकी जो फैसिलिटी आपको दी गई है आप उस वोट को यूज़ करो और यूज़ क्या करो, कंपनी को बेहतर बनाने में। ठीक है, अगर मैनेजमेंट कुछ गलत काम करी है तो उसे लोगों की नज़र में लाओ। फिर है फोकस लिस्ट, ये आप रीड कर लेना, आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ सेल्फ। ठीक है, फिर है focus list. A number of institutional investors have established focus list whereby they target underperforming companies and include them on a list of companies which have uh, underperformed a main index such as Standards and Poor's. Underperforming index would be first point of identification. Other factors would include not responding appropriately to the institutional investors' inquiries regarding underperformance and not taking account of institutional investors' views. After being put on the focus list, the companies often receive unwanted attention of the institutional investors who seek to change various directors on the board. आपके पास है 10% शेयर, आपके पास है उतने परसेंट का वोटिंग पावर, और 10% किसी भी कंपनी का एक बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है ना, तो जो बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, तो वो वोट अपने राइट टू वोट बहुत कम ही एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो पैसा बाहर दूसरों का है ना, जो हमने सेव किया था, आपको याद होगा 500,000 रुपये देकर उनको दिया था, उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया कहीं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उस रिटर्न का उस जो सेव किया गया है, जो इन्वेस्ट किया गया है, उसको एक प्रॉपर रिटर्न दे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज उनको उनकी नज़र में होती है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, अगर उनके पैसे उसमें लगने हैं या लग गए हैं। तो उस केस में क्या होता है कि
अगर उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी एक सेट बेंचमार्क हो जाए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एक बेंचमार्क है, और भी बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं। अगर उस बेंचमार्क से कम परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, तो उनकी नज़र सिर्फ उस कंपनी पे आ जाएगी, आकर टिक जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर फिर भी वो आफ्टर मेनी इंक्वायरीज वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, अगर वो जवाब ना दे, तो वो इतना हक, इतना पावर रखते हैं कि वो डायरेक्टर्स को भी चेंज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के, बस अपने शेयर में जो स्टेक्स है, जो उनके पास वोटिंग पावर आ गई है, उसके बदौलत, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अच्छा, ये बताओ मुझे कि आपने कभी सुना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में? अगर आपने आईसीडीआर और ये सब पढ़ा, ऐसे रेगुलेशंस पढ़े हैं सेबी के, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग बहुत जगह मैंडेटरी है, बहुत जगह ऑप्शनल है, बहुत जगह कहा जाता है कि आपको पीरियोडिकली रिव्यू करवाना होगा। अगर कोई ऐसे चेंजेस है तो आपको वो चेंज को डिस्क्लोज करना होगा क्रेडिट रेटिंग में। तो आप तो ये आई होप सो समझते होंगे कि रेटिंग क्या होती है। क्रेडिट तो ठीक है, रेटिंग क्या होती है कि आपको बताया जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक बेंचमार्क जो सेट किया जाता है, उसके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है। आप ये भी समझते होंगे कि इंडिया भी बहुत सारे ऐसे रेटिंग्स होते हैं ऑन ग्लोबल लेवल, और इंडिया के भी रैंक्स होते हैं बहुत जगह। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी बताया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट के मामले में कहाँ रैंक करती है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम। इसमें बताया जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना अच्छी तरीके से फॉलो होता है आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होता है, या आपकी प्रैक्टिसेस कैसी है, अच्छी है भी कि बस काम चलाऊ है। तो वो चीज़ों को देखा जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। With increasing emphasis on corporate governance across the globe, it is perhaps not surprising that a number of corporate governance rating systems have been developed. ऐसे देखो, जैसे क्रेडिट रेटिंग आपने सुना होगा, क्रिसिल है, इकरा है, वैसे ही इसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी बहुत सारे ऐसे रेटिंग इंडेक्स है, रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, सिस्टम्स है, जो कि इस चीज़ के लिए आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को रेट करती है। अब वो कौन सी है? डेमिनर, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, जैसे यहाँ भी हमने देखा था स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का जिक्र हुआ है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेट्रिक इंडेक्स, जिसको हम जीएमआई भी कहते हैं, ठीक है, जीएमआई। ये हो गया। द रेटिंग सिस्टम कवर सेवरल मार्केट्स. For example, Demeter has tended to concentrate on European companies, whilst Standards and Poor's have used their corporate governance rating system in quite different markets. देखो, ये सब अपनी जो एक स्पेसिफिक मार्केट है, या स्पेसिफिक मार्केट भी ठीक है, स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसीज होती है जो सिर्फ अपनी रिसर्च को, अपनी रेटिंग्स को सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रखती है। कोई एक स्पेसिफिक एरिया, चाहे वो जोग्राफिकली हो, चाहे वो वर्चुअली हो, कहीं भी ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल जीएमआई रेटिंग्स कवर रशिया, इसका स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का कहाँ पे? रशिया पे। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग सिस्टम को रेट करती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली रेट करती है, ठीक है। GMI ratings cover a range of countries, including the US, various countries in the Asia Pacific region, Europe. These corporate governance rating systems should be of benefit to investors, potential and those presently invested, and to the companies themselves. देखो, जो इंडेक्सेस है ना, जब भी एक इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल जब गूगल इन्वेस्ट करना चाहता था इंडिया में, तो उसने भी रिसर्च किया होगा कि क्या इंडिया उनके लिए अच्छा मार्केट है भी कि नहीं,
क्या फ्यूचर में ये और बढ़ सकता है कि नहीं, क्या फ्यूचर में इसका इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई रिस्क ना आ जाए। तो वो सब ड्यू डिलिजेंस, सब एक ड्यू केयर लेकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। तो जब उसने भी कहा इंडिया का किया होगा, तो बहुत सारे इंडेक्सेस पे इंडिया की रेटिंग चेक की होगी कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि आपने सुना होगा, यहाँ लेबर की कैसी स्थिति है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट करती है आगे, जो कंपनीज को है उनको इस्टेब्लिश करने में उनको हेल्प करती कितनी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के ही कंपनीज इन्वेस्ट करती है। तो बिल्कुल उन सब चीज़ों को ही देखकर अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, तो आप जब इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आप उस समय बहुत चीज़ें देखोगे कि ये क्या अपने इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को सुनती भी है, क्या ये जो भी इश्यूज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करती है, कितना टाइम लगता है उनको रिजॉल्व करने का, इनकी प्रैक्टिसेस कैसी है, क्या ये करप्ट है, या कभी पास्ट में कहीं इन्होंने कुछ ऐसा फ्रॉड या एम्बेजलमेंट हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। ये दो कॉन्सेप्ट ना बहुत आप पढ़ोगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आपने पढ़ा होगा, सॉरी, अब तो प्रोफेशनल में हो, एग्जीक्यूटिव में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं रिस्क रिटर्न जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको सोचने समझने के बाद ही कोई इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में, ठीक है। तो ये सब जो ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, अगर एक बेंचमार्क पता चल जाए कि ये बेहतर है, ये उतना बेहतर नहीं है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए उनके लिए भी बहुत हेल्प होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? In turn, these the ratings will also be useful to the governments. क्यों? गवर्नमेंट्स में क्या है? गवर्नमेंट्स क्या चीज़, गवर्नमेंट इन्वेस्ट थोड़ी करेगी। तो इसमें क्या लिखा गया, ये यहाँ पे लिख लो, गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। Identifying perceived levels of corporate governance in their country compared to other countries. Very good. ये बताओ आप मुझे कि एक कंट्री में 7.8 है फॉर एग्जांपल उनका इंडेक्स, और हमारी कंट्री में 6.5 है, तो हमारी कंट्री तो उनसे पीछे है। तो वो एक कंट्री की गवर्नमेंट भी एनालाइज कर सकती है कि ऐसे अगर पीछे है तो उसको हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या फिर इसमें क्या ऐसे रिफॉर्म्स लाने होंगे। जैसे आपने सुना होगा एलपीजी, हमारे रिफॉर्म आया था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं। इन इमर्जिंग मार्केट countries in particular, those companies with a corporate governance infrastructure will, ceteris paribus, be less subject to colonialism and its attendant effects on its corporate wealth. अच्छा, ये बताओ मुझे, आपने जब ये वर्ड पहली बार सुना सेटेरिस पैरिबस, तो आपको ये वर्ड का मीनिंग पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम यहाँ क्यों बैठे हुए, डिस्कस करते हैं। सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, बाकी सब चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस अगर तब हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो इकोनॉमिक, जो कॉर्पोरेट वेल्थ होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब हम समझ सकते हैं। दीज कंपनी हु टेंड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, ठीक है, एंड हेंस, देखो ये जो कंपनीज होती है ना, जो ये फॉलो करती है, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, लोगों को पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहती, अगर कंप्लायंसेस को पूरी तरीके से करती है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कभी आज तक इन्होंने नहीं किया, बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट इमेज है इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आपकी कंप्लेन कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, वो भी आपको पता है। तो आपको सभी कुछ पता है, तो आप ट्रांसपेरेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन एंड आउट सब कुछ समझ आ सकता है।
आप इसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो। और ये अकाउंटेबिलिटी समझती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखें, और वो रखती भी हैं क्योंकि वो सीरियस है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जेन्युइनली फॉलो करिए, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली करती नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो प्रॉमिसिंग होते हैं बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा बॉलीवुड में होता है प्रॉमिसिंग डेब्यू अवार्ड, मतलब वो उस अवार्ड से क्या कहना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर अच्छा है, आप इनको इनके काम को हम सराह रहे हैं, और आगे भी ये इसी तरीके से काम करते रहे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा इनका वर्क होगा। बिल्कुल उसी तरीके से उसी फंडे पे ये भी बेस्ड है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल तो है ही, और इसलिए ये इनको बहुत ही प्रॉमिसिंग माना जाता है कि अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बाकियों को आउट परफॉर्म करेगी। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बहुत ही एक कैश काउ अगर आपने समझा होगा, कैश काउ का मतलब होता है कि बहुत ही एक कैश जनरेटिंग एक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है या फिर इंडस्ट्री है या फिर कंपनी है। ठीक है, ये हमने देख लिया। This is because a company with good corporate governance is generally perceived as more attractive to investors than one without. Obvious सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, आप और हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे जो हमारी वैल्यू करते हैं, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे जो हमें जस्ट लाइक हाँ ठीक है आप इन्वेस्टर हो आ जाओ बस, आपकी वैल्यू नहीं करते। ऐसे एक एग्जांपल आपकी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल मैंने सोचा है अभी, कि जब हम एक शॉप में जाते हैं ना, और उस शॉपकीपर का अगर हम पर अटेंशन नहीं होता है, कि वो हम पर ध्यान नहीं दे रहा, भले ही उनके पास बहुत सारा भी कस्टमर्स होंगे, लेकिन अगर वो हमें स्पेसिफिक हमारे पर अटेंशन ना दे, हमारे नीड्स में, मतलब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारी बात ना सुने, हमें वो चीज़ तुरंत हमारी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल ना करे, तो हम नेक्स्ट टाइम से उस शॉप पर शॉपिंग ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरी तरफ एक शॉपकीपर है जो आपकी बात सुन रहा है, वो भले ही बिजी है, देखो दोनों सेटरिस पैरेबस है, मतलब दोनों ही के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, दोनों के पास हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर इसका एटीट्यूड बहुत ही फ्रेंडली है अपने कस्टमर्स के प्रति, तो कोई भी इसमें आके शॉपिंग करना चाहेगा, भले ही 2 मिनट फालतू लग जाए, यहाँ आप आपको 2 मिनट ज़्यादा वेट करना पड़े इससे, तो आप वो खुशी खुशी कर लो, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये जो शॉपकीपर है वो हमारी वैल्यू करता है। तो ये तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी नहीं किया तो आप कभी नोटिस करना। ठीक है, आप हमेशा यू विल टेंड टू गो टू दिस शॉप रादर देन गोइंग टू दिस शॉप। तो इसी चीज़ को देखो, ये बेसिक लेवल की थ्योरीज है जिसको हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिलायंस टाइप के लेवल पर हम जाकर उसको अप्लाई करते हैं, तब जाके हम समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है भी कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। Good corporate governance should, for example, indicate a board that is prepared to participate actively in dialogue with its shareholders, ensuring the effective exercise of voice, thus enabling investors to articulate their interest. इस पे भी हम कुछ समझे? बिल्कुल समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको अगर फॉर एग्जांपल एक रेजोल्यूशन पास करना था कुछ, ठीक है, उसमें उसको बस ओआर चाहिए था, मतलब 50% चाहिए था, तो 100 शेयर होल्डर्स थे उनके पास, तो 51 ने बोल दिया हाँ कर लो, लेकिन 49 कह रहा था नहीं करना। लेकिन सिंस हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या कहता है कि ओआर चाहिए था, ओआर मिल गया तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर हमारी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, बहुत ही कंसर्न है, तो वो सोचेगी कि हम इनको भी और एक बार समझाने की कोशिश क्यों ना करें। उनको भी जब ये चीज़ अगर हम समझा पाए, अच्छी तरीके से उनको बता पाए इसके प्रोज कॉन्स, इस पॉलिसी, इस रेजोल्यूशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो वो भी समझ के पक्का इसके फेवर में ही वोट करेंगे। तो बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ बात रखी गई है कि अगर हम एक अपनी व्यूज़ को, अपनी जो भी परेशानी है इन्वेस्टर्स
के तौर पर आप कंपनी को बता सको और जो कंपनी है वो आपको समझा सके या फिर आपकी बातों को सुन सके, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है और उनका नाम बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा बोलूँ तो अपने आप आपके दिमाग में इस कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी 33% वेल्थ को डोनेट कर देता है, सच में लोगों की हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ही ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ही जो पब्लिक होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ग्रोथ सबका ही होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी है, आपको प्रॉफिट देना था इन्वेस्टर्स को, आप 10 रुपए पे आप 5 रुपए प्रॉफिट दे के बस अब मेरा कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टर्स से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि this is just like a relationship between the investor and the company, and it has to stay for a longer period of time. The OECD principles have advocated increased, इसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, advocated increased awareness among institutional shareholding and increased participation of investors in the affairs of the company. Institutional investors acting in a fiduciary capacity, मतलब एक ट्रस्ट का रोल होता है उनका, ट्रस्ट मतलब एक विश्वास, ठीक है, should disclose their overall corporate governance and voting policies with respect to their investments, including the procedures that they have in place for deciding on the use of voting rights. अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और अराउंड 30 मिनट्स हो गए हैं लेक्चर्स के, तो बस वील कंप्लीट दिस पार्ट एंड यहाँ यूके स्टीवर्डशिप कोड से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, देखते हैं आगे। देखो हमने इस चीज़ को, देखो इस पैराग्राफ में जो लिखा गया है उसको हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टेक होता है, स्टेक से इनके पास अच्छे खासे राइट्स आ सकते हैं, उसको यूज़ करके ये अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फोर्स कर सकते हैं अपने राइट्स को, और मैनेजमेंट को उनकी बात सुननी पड़ती है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड यूज़ of their shareholding rights and effectively exercise the ownership functions in companies in which they invest. मतलब अच्छे सच में इन्वेस्ट ओनर्स की तरह ये काम कर सकते हैं। While this principle does not require institutional investors हाँ कहाँ पे, यहाँ पे, while this principle does not require institutional investors to vote their shares, it calls for disclosure on how they exercise their ownership functions and with due consideration for cost effectiveness. ये यहाँ पे बात नहीं की गई है कि बस आप राइट्स ठीक है वोट कर दो अच्छे से, बल्कि उनको अकाउंटेबल जब हमने ठहराया तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने जो ऑपरेशंस है उनको किस तरीके से कैरी आउट कर रहे हो, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो सब सवाल हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। Failure to exercise the ownership rights could result in a loss to the investors, who should therefore be made aware of the policy to be followed by the institutional investors. Investors को पूरी तरीके से एक पारदर्शिता जिसे कहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपने पॉलिसीज़ को लेकर कि कैसे वो अपने जो वोटिंग राइट्स है, कैसे वो अपने पैसे है जो हमारे पैसे हैं बेसिकली, उसको यूज़ करते हैं और क्या चेंजेस वो लाते हैं। The incentives for intermediary owners to vote their shares and exercise key ownership functions may, under circumstances, differ from those of the direct owners. फिर से एक बार, failure to exercise ownership rights could result in a loss to the investors, who should therefore be made aware of the policy to be followed by the institutional investors. The incentives for intermediary owners to vote their shares and exercise key ownership functions may differ under certain circumstances, differ from those of direct owners. मतलब डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि इनका देखो मोटिव अलग है ना। जो सच में देखो अगर वो मेरी कंपनी है तो मेरा जो अप्रोच होगा वो अलग होगा आपसे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इस कंपनी से रिलेशन है, देखो मेरे पास तो सिर्फ ये इकलौती कंपनी है, लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका अप्रोच ऑटोमेटिकली अलग होगा मेरे अप्रोच से।
ठीक है। Such differences may sometimes be commercially sound but may also arise in conflicts. क्या लिखा गया कि देखो ऐसा देखो, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों का अप्रोच अलग है एक चीज़ को लेने का। तो उस केस में जब अलग होता है ना, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई ना कोई मनमुटाव आ सकता है, कोई ना कोई एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ठीक है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, विच आर पर्टिकुलरली acute when the fiduciary institution is a subsidiary or the affiliate of another financial institution, and especially an integrated financial group. When such conflicts arise from the material business relationships, for example, through an agreement to manage the portfolio company funds, make market integrity would be enhanced if they are identified and disclosed. फिर क्या कहता है? At the same time, institutions should disclose what actions they are taking to minimize the potentially negative impact of their ability to exercise key ownership rights. Such actions may include separation of bonuses for fund management from those related to the acquisition of new business. Elsewhere in the organization, institutional investors are subject to widely varying levels of organization. Apart from regulatory framework, in recent years a number of jurisdictions have been introduced professional codes of behavior for institutional investors. Some of them are discussed below. देखो पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, हमको हमें उसके साथ उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो भी बताने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, हर एक कॉइन का दो साइड्स होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक डिसीजन का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो जब हमारे पास वो अधिकार आ जाता है कि हम की मैनेजरियल डिसीजंस ले सकें, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके नेगेटिव उस एबिलिटी उस राइट का उस जो पावर है हमारा उसके नेगेटिव भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसे भी हमें बताना होगा और उसको कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ऐसे बहुत सारे कोड्स आए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में आए हैं, जैसे आपका हमारे सामने पहला दिख रहा है यूके स्टीवर्डशिप कोड। यह ये हमारे सीरीज में पहला होगा और बाकी भी हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।